दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2018 के केमिस्ट्री क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नीट में 180 प्रश्न आते हैं, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी के। इससे पहले हम 46 से 60 और 61 से 75 तक का सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं। आज शुरू करेंगे 76 से। पिछले वीडियोज़ का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो 76वां प्रश्न है NH3H2O2 तथा CO2 के लिए वान डेर वाल स्थिरांक क्रमशः 4.17, 0.244, 1.36 एवं 3.59 दिए गए हैं। निम्न में से कौन सी गैस सबसे आसानी से द्रवीभूत हो जाती है? तो ये है हमारा वान डेर वाल समीकरण। इसमें ए जो है वो वान डेर वाल स्थिरांक है, तो ए की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी वही गैस आसानी से द्रवीभूत हो सकती है। तो ए की वैल्यू देख रहे हैं हम, NH3 की सबसे अधिक है। इन चारों में देखें तो फिर NH3 गैस जो है वो सबसे आसानी से द्रवीभूत हो जाती है। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा सही होगा। यह है BaSO4 की 298 केल्विन पर जल में विलेयता 2.42 गुणा 10⁻³ ग्राम पर लीटर है। विलेयता गुणनफल Ksp का मान हमें निकालना है, कितना होगा, जबकि BaSO4 की मोलर द्रव्यमान जो है वो 233 ग्राम प्रति मोल है। तो देखें सॉल्व करके। इसमें दिया गया है BaSO4 की जल में विलेयता 2.42 × 10⁻³ G यानी ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में कितने ग्राम BaSO4 घुला हुआ है। अब मोलर द्रव्यमान भी दिया गया है। BaSO4 का मोलर द्रव्यमान 233 ग्राम पर मोल। अब हमें निकालना है विलेयता गुणनफल Ksp, ये बराबर होगा BaSO4 की विलेयताओं का गुणनफल, तो ये हो जाएगा S²। अब हम निकाल लेते हैं BaSO4 की विलेयता। ये होगी हमारे 2.42 गुणा 10⁻³ बटे मोलर द्रव्यमान 233। इसको डिवाइड किया, ये आ रहा है 1.04 × 10⁻⁵। ये हमारी S आ गई है। इस S की वैल्यू इसमें लगा दें, समीकरण इससे फर्स्ट मान लिया जाता था। तो विलेयता गुणनफल Sp बराबर आ जाएगा 1.04 × 10⁻⁵ का स्क्वायर, और इसको सॉल्व किया गया है, ये आया है 1.08 × 10⁻10। ऑप्शन सी में है 1.08 × 10⁻10 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न में दे रहे हैं किस स्थिति में जल के अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। तो यहाँ पर दे रहे हैं A1 ATM एवं 273 केल्विन पर 0.00224 लीटर जल वाष्प के लिए, 0.18 ग्राम जल के लिए, 18 मिलीलीटर जल के लिए और 10⁻³ मोल जल के लिए। तो इसमें अणुओं की संख्या अधिकतम किसमें होगी, तो मोल जिसमें ज़्यादा होंगे, मोलों की संख्या निकाल लें, तो मोल जिसमें ज़्यादा होंगे उसी में अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर 18 मिलीलीटर जल है, तो इसमें मोलों की संख्या कितनी होगी, 18 बटे जल का जो आणविक द्रव्यमान होता है 18 होता है, तो ये हो गया 1 मोल। यहाँ पर पॉइंट में है, ये भी पॉइंट में है, ये भी पॉइंट में है, तो ये पॉइंट में होगा। पूरा जो एक आ रहा है वो तीसरे ऑप्शन में आ रहा है 18 मिलीलीटर जल के लिए, तो ये 1 मोल में अणुओं की संख्या अधिकतम होगी 1 से कम मोल के मुकाबले में, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है प्रथम कोटि एवं द्वितीय कोटि अभिक्रियाओं में सही विभिन्नता है। तो बी ऑप्शन में दिया गया है
कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ये सही है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है CaH2 BeH2 और BaH2 में आयनिक प्रकृति का सही क्रम क्या होगा। तो फैजान्स नियमानुसार यौगिक जिनमें छोटा धनायन तथा बड़ा ऋणायन, धनायन या ऋणायन पर अधिक आवेश होता है, वो अधिक से संयोजक गुण प्रदर्शित करता है। यदि इसके विपरीत होता है तो आयनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। इसमें देख रहे हैं कि धनायन का जो आकार होगा वो होगा Be का छोटा होगा सबसे, उससे बड़ा होगा Ca++ का और सबसे बड़ा होगा Ba++ का। तो इस हिसाब से आयनिक प्रकृति का सही क्रम भी ये होगा हमारा BeH2 CaH2 और सबसे बड़ा होगा BaH2। तो देखते हैं इसमें सी ऑप्शन में है BeH2 से बड़ा CH2 और सबसे बड़ा BaH2, तो सी ऑप्शन ही हमारा सही है। 81वां प्रश्न है, नीचे दिए गए आरेख में ब्रोमीन की अक्षीकरण अवस्था में परिवर्तन को विभिन्न विद्युतवाहक बल मानों पर दर्शाया गया है। ये हमारे विद्युतवाहक बल दिए गए हैं। कौन सी स्पीसीज असमानुपातन को प्रदर्शित है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक ही स्पीसीज का ऑक्सीकरण तथा अपचयन होता है असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें HBRO असमानुपातन अभिक्रिया दर्शाता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया, ये हमारे 2MnO4 माइनस चार्ज है, 16 C2H4 -2 चार्ज प्लस H+, तो ये बराबर है 2MnCO2H2 ये बन रहा है। संतुलित समीकरण के लिए अभिकारकों के सही गुणांक इसमें क्या होंगे। तो ये है संतुलित समीकरण के लिए, ये समीकरण जो दिया गया है वो संतुलित नहीं है, तो हम इसको संतुलित कैसे करेंगे। तो ये हमारी दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया, तो यहाँ पर 2 16 ये दिए गए हैं, या 2 दिए गए हैं, ये हमारी जो है संतुलित नहीं है, इसलिए इनको हम छोड़ देते हैं। हम पहले से संतुलित करते हैं। सी और Mn की देखेंगे कि यहाँ पर अक्षीकरण संख्या में कितनी परिवर्तन हो रहा है। तो Mn की यहाँ अक्षीकरण संख्या कितनी है +7 और यहाँ पर है +2, तो यहाँ से +7 से +2 कैसे रह गई कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हमारे Mn ने। और इसी तरीके से कार्बन की देखें तो यहाँ पर कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या है यहाँ पर है 6 और बराबर में पहुँचने बाद यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +8 है, तो यहाँ पर +8 हो गई, यानी यहाँ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। तो 2 इसका जो 5 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए हैं और इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तो इनमें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का इसमें आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएंगे, C2O4 प्लस H+, यहाँ पर 2Mn है, यहाँ पर 2Mn हो जाएंगे, 5 दूनी 10, यहाँ कार्बन के परमाणु 10 हो गए, तो यहाँ भी 10 हो जाएंगे, CO2। अब देखते हैं हाइड्रोजन के परमाणु बराबर करते हैं, ये दोनों बराबर हो चुके हैं मैग्नीज और कार्बन के। यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु हो गए 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 8 28 और यहाँ हो गए 10 दूनी 20, तो 8 अभी और चाहिए ऑक्सीजन के, तो ये हो जाएगा 8H2O। अब 8 दूनी 16 हो गए H के, तो इधर भी हमारे H क्या होंगे 16 होंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं MnO4 ये 2 हैं, कार्बन के C2O4 माइनस ये 5 हैं और 16 H+, ये गुणांक हमारे आ गए 2, 5 और 16। तो ऑप्शंस में देखें सही गुणांक हैं 2, 5, 16, तो बी ऑप्शन इसका सही है। अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी दशा अधिकतम उत्पाद निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें निम्न ताप और उच्च दाब ये अधिकतम उत्पाद निर्माण के लिए उत्तरदायी है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है।
जब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को दुगना किया जाता है तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल क्या तिगुना, आधा, दुगना, अपवर्तित, ये क्या होगा? तो हम देखते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल यानी टी हाफ बराबर होता है प्रारंभिक सांद्रता अपॉन 2K। तो इसमें देख रहे हैं कि जो हमारा अर्ध आयुकाल है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रारंभिक सांद्रता के। तो अगर प्रारंभिक सांद्रता को दुगना किया जाएगा तो फिर अर्ध आयु भी क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। तो देखें इसमें अर्ध आयुकाल दोगुना होता है तो बी ऑप्शन इसका सही है। x2 y2 और xy की आवंत वियोजन ऊर्जाओं का अनुपात दिया गया है 1:1/2:1 है। xy के निर्माण की एंथैल्पी डेल H जो है -200 किलो जूल पर मोल है। x2 की आवंत वियोजन ऊर्जा होगी। तो इसमें देख रहे हैं कि वियोजन ऊर्जाओं का अनुपात दिया गया है। तो मान लेते हैं वियोजन ऊर्जा ये हमारी x2 की वियोजन ऊर्जा 1A यानी A मान लेते हैं और y2 की हो जाएगी फिर 0.5A और xy की हो जाएगी A। इसको हम हाफ भी लिख सकते हैं 1/2 यानी 0.5 को, तो ये A/2 हो जाएगी। तो फिर xy के लिए हम देख रहे हैं कि हाफ x2 प्लस हाफ y2 ये हमारी बनेगा उत्पाद xy। तो फिर अब हमारी जो एंथैल्पी है डेल H बराबर दिया जाता है सिग्मा बेंड एनर्जी ये है अभिकारकों की माइनस सिग्मा बेंड एनर्जी उत्पादकों की। तो इसमें निकाल लेते हैं कि इसका जो अणु है 1/2 इसका हमारा दिया गया है अनुपात x2 की हमने मानी थी A तो ये A हो गई प्लस हाफ y2 की हमारी 1/2 A/2 है मानी हमने अनुपात दिया है इसलिए तो A/2 ये हमारी प्लस हो जाएगी माइनस उत्पाद की बंद एनर्जी। उत्पाद एक अणु है तो 1 गुणा A। ये देखते हैं A/2 प्लस A/4 हो गया माइनस A। इसको हम जोड़ लेते हैं हर बार करने हैं तो 2 ये हो जाएगा 3A/4 माइनस 4A/4 इससे कर लें तो ये आ जाएगी -A/4। ये हमारी है डेल H यानी एंथैल्पी और एंथैल्पी दी गई है -200 तो ये जाएगी -200 बराबर -A/4 मास कैंसिल A बराबर आ गई 4 दूनी 8 800 आ गई है। हमें x2 की आवंत वियोजन ऊर्जा निकालना है और x2 की आवंत वियोजन ऊर्जा A मानी थी और A ही की वैल्यू हमारी आ गई है 800। तो यही हमारी वंदन ऊर्जा वियोजन ऊर्जा होगी x2 की तो ये आ जाएगी 800 किलो जूल प्रति मोल। तो देखते हैं इसमें A ही ऑप्शन में है 800 किलो जूल पर मोल तो A ऑप्शन इसका सही है। आदर्श गैस समीकरण में संशोधन गुणांक A संबंधित है तो ये संबंधित है गैस अणुओं के मध्य आकर्षण बलों से तो D ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित स्पीशीज पर विचार कीजिए Cn प्लस Cn माइनस चार्ज NO तथा Cn इनमें से किसकी उच्चतम आवंत कोटि है? तो इसमें उच्चतम आवंत कोटि हमारी Cn माइनस की है तो B ऑप्शन इसका सही है। 88वें प्रश्न देखा मैग्नीशियम एक तत्व X से अभिक्रिया करके एक आयन यौगिक बनाता है। यदि X का निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 है तो इस यौगिक का सामान्य सूत्र होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो X का है तो X की जो संयोजकता होगी वो 3 होगी और Mg की संयोजकता हमारी 2 होती है तो 3 जो है आ जाएगा Mg पे
और 2 आ जाएगा x2 पे। तो ये हमारा जो यौगिक का सामान्य सूत्र होगा वो Mg3x2 होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही है। आयरन की कमरे के ताप पर BCC संरचना होती है, 900 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर यह FCC संरचना में परिवर्तित हो जाती है। आयरन के कमरे के ताप पर घनत्व का 900 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर घनत्व के अनुपात कितना होगा? तो हम देख रहे हैं एक एक कोष्ठिका का घनत्व जो दिया जाता है वो है D बराबर Z इंटू M अपॉन NA इंटू AQ, जहाँ Z जो है एक एक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणु की संख्या है, M मोलर द्रव्यमान और NA अवोगाद्रो संख्या और एक जो है किनारा है कोष्ठिका का। तो AQ कोष्ठिका क्या होगा? आयतन हो जाएगा। अब हमें निकालना है D जो घनत्व है एक एक कोष्ठिका का, वो कक्ष ताप पर और 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कक्ष ताप पर संरचना होती है BCC और 900 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर FCC संरचना हो जाती है। तो फिर हम निकाल लेते हैं ZM अपॉन NA इंटू AQ अपॉन ZM अपॉन NA इंटू AQ। अब यहाँ पर FCC संरचना के लिए Z की वैल्यू 4 होगी और M हमारा कांस्टेंट है, NA भी कांस्टेंट है। अब A की वैल्यू हम और निकाल लें, तो यहाँ A की वैल्यू लगा देंगे। अब यहाँ पर खाली है। Z की वैल्यू FCC के लिए 2, M कांस्टेंट और NA कांस्टेंट। यहाँ पर अगर A1 की मान है तो ये A2 की मान लेते हैं। तो यहाँ से 2 जो कट जाएंगे, 2 दूनी 4, M से M कट जाएगा, NA से NA कट जाएगा। अब जो बचेगा वो बचेगा ये AQ ऊपर पहुँच जाएंगे 2A2Q अपॉन A1Q। अब A2 और A1 निकाल लें, वही वैल्यू रख देंगे तभी हमारा आंसर आएगा। तो BCC संरचना के लिए हम A1 मान लेते हैं। तो A1 हमारी क्या होगी? √3 अपॉन 4। A1 ये हो जाएगी हमारी R यानी त्रिज्या। तो A1 बराबर आ जाएगा 4R अपॉन √3। और FCC संरचना के लिए A2 अपॉन 2√2, ये हमें याद रखना है, ये बराबर R होगी। और यहाँ से A2 आ जाएगा 2√2R। तो इन दोनों की वैल्यू हम लगा देते हैं A1 और A2 की। तो यहाँ पर A2 की वैल्यू है 2√2R इस पे घात 3 बटे A1 की वैल्यू है 4R अपॉन √3 इस पे घात 3। इसको सॉल्व कर लें तब हमारा आंसर आ जाएगा। और ये आंसर आ रहा है 3/4 √3/2। तो देखते हैं 3/4 √3/2। तो ए ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये प्रश्न है 90वां प्रश्न। 45 फिजिक्स की और 45 केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का मिला के 90वां प्रश्न है और केमिस्ट्री का लास्ट प्रश्न है। और इसके बाद बायोलॉजी के होंगे। तो इससे चलते हैं निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन देखते हैं हम। एक कक्षक 3 क्वांटम संख्याओं में निर्दिष्ट है, जबकि एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 4 क्वांटम संख्याओं में निर्दिष्ट होता है, ये भी सही है। एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन का कुल कक्षक कोणीय संवेग 0 के बराबर है, ये भी सही है। DZ के लिए M का मान 0, ये भी सही है। तो एक को ऑप्शन ए में देखें, N परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 1s2, ये तो सही है। 2p1 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 XYZ में ये जो चक्रण है इनका ये विपरीत है। जबकि हुंड के नियम के अनुसार किसी उपकोष के कक्षकों के इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं बनाते जब तक कि उसके प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता है। अब ये तो युग्म बन गया, ये युग्म बन गया, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये भी सही है।
अब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब तक हैं इनका जो चक्रण है वो एक ही दिशा में होगा, ये दोनों एक ही दिशा में। ये तीसरा जो इलेक्ट्रॉन जिसका चक्रण विपरीत दिशा में आ गया इसके अतिरिक्त, तो ये कथन जो है वो असत्य है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। तो ये थे केमिस्ट्री पोर्शन का तीसरा वीडियो। 45 प्रश्न का सॉल्यूशन मैंने दिया था, 2018 नीट पेपर का ये केमिस्ट्री पोर्शन था। इसके बाद हम और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के सॉल्यूशंस लेकर हाजिर होते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें, और जो हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।